मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पार्ट 2 स्मृति के 14 पेज तक पढ़ा था और कुएं में घुसने की लेखक ने ठान ली थी और वो कुएं के अंदर तक चले भी गए थे। सांप से आंखें 4 हो चुकी थी उनकी और सांप उनको देख रहा था और लेखक सांप को देख रहे थे। और कहा भी जाता है कि सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब वह किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल ली थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मतलब आकाश से तारे तोड़ने जैसी स्थिति बन गई थी। या जिस प्रकार से आकाश में कोई फूल नहीं खिलता है, वो सिर्फ एक हमारी भावना या हमारे विचारों में ही होता है, कल्पना में ही होता है। उस तरह से आकाश कुसुम तोड़ने जैसा था। या आकाश कुसुम जब बादल में कोई फूल नहीं खिलता, उस तरह की कल्पना थी वो। तो मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो रही थी। मैंने जैसे ही सांप का साक्षात्कार किया, सांप जैसे ही मेरे सामने आया, मुझे लग रहा था कि मैंने जो भावी योजनाएं बनाई थी, जो कल्पनाएं की थी और जो मेरे अनुमान थे, वो सब गलत निकल रहे थे। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था वहां पर। कुएं का व्यास कम होने के कारण वहां पर डंडा नहीं चलाया जा सकता था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। आप एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, लेकिन ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। तो समझते हो आप लोग? तोप देखिए, तोप के मोहरे पर खड़े होना मतलब तोप के सामने आकर खड़े हो जाना, उसके मुहाने पर आकर खड़े हो जाना। तो समझ लो कि तोप का गोला अपने को लेकर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। मतलब पूरी तरह से अपने आप को मृत्यु के सामने खड़े कर देना है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता। यदि जरा से भी चूक होती और फन पर डंडा नहीं पड़ता तो क्या होता? वह पलटकर काट सकता था। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता? और यदि मैं फन को दबाता भी, उसकी संभावना भी यदि होती तो क्या होता? फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठा पाता? दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। अब या तो उसके पास थी चिट्ठियां, उनको मैं लेने में असमर्थ था, और एक मेरे पास में पड़ी थी, उसको भी मैं झुककर नहीं ले सकता था। लेकिन फिर भी मैं लेने तो क्या गया था? चिट्ठियां ही लेने गया था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों पर यानी हमारी जो स्थितियां थी एक दूसरे के आमने सामने थी, और या तो वो मुझे काटने के लिए तैयार था या मैं उसको मारने के लिए तैयार था। इस तरह से दोनों की स्थितियां एक जैसी थी। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए और उसी आसन पर मैं उसको एकाग्रचित्त होकर देख रहा था कि कब ये मुझ पर वार करेगा, और मैं अलर्ट होकर खड़ा रहा। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमजोर था। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे लेकिन मेरा मोर्चा कैसा था? कमजोर था, क्योंकि मेरे पास कोई विष नहीं था। विषधर के पास विष था और वो कभी भी मेरे हाथ पैर में उगल सकता था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब यदि मैं मार भी देता उसको पकड़कर और मारने की कोशिश भी करता, उससे पहले वो मुझे डस लेता, क्योंकि वो इतना फुर्ती से अपना कार्य कर रहा था। और अपने साथ साथ
साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया था। अभी तक उसने वार नहीं किया था, वो सिर्फ अलर्ट होकर बैठा था कि कब मुझसे ये कुछ छेड़खानी करे कि मैंने इसको डसा। लेकिन चुपचाप खड़े खड़े वो देख रहा था, वो भी कंसंट्रेट कर रहा था कि ये क्या करने वाला है, और लेखक भी कंसंट्रेट कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना है और सामने सांप की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था, ऐसा करना भी उचित नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। अब आमने सामने हो गए थे। दो चिट्ठियां उसके पास में पड़ी थी, एक चिट्ठी मेरे पास में पड़ी थी, लेकिन उसे भी झुककर उठाने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि यदि मैं झुकता तो उसे लगता कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है और वो मुझ पर वार कर सकता था। अब किस सूरत में चिट्ठियां उठाई जाएं? अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं? बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। आप धीरे धीरे उनको एक सूज ऐसे सूझी कि धीरे धीरे उन चिट्ठियों को ही अपनी तरफ डंडे से सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, और यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था। उड़ता था और कोई कपड़ा न था, जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़, मतलब सिर्फ उन्होंने कुर्ता पहन रखा था और इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं था कि उसके फन पर डालकर उसका फन पकड़ लिया जाए, क्योंकि कपड़ा यदि डाल देते हैं तो उसको दिखाई नहीं देता है और वो उसी में छटपटाने लगता है और लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो ये पकड़ने का उसका तरीका है, लेकिन उनके पास कोई कपड़ा भी नहीं था जिससे उसको वो पकड़ लेते। हाँ, स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब क्या होता है? यादें, है ना। उनका स्मरण है ये, और उनको स्मरण कब की बातें हैं? उनके बचपन की बातें। तो ये तो रियल स्टोरी हुई ना, जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। या तो बिल्कुल भी नहीं उसको छेड़खानी करना है, या बिल्कुल ही नहीं मारना है, या ये दो मार्ग थे। एक क्या मार्ग था? मारना, या बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है, या तो पूरी तरह से उसको मार डालना है, या फिर बिल्कुल कुछ भी उसको छेड़छाड़ नहीं करना। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मारना तो मेरी शक्ति से बाहर था, मतलब मैं उसको मारने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वो बहुत भयंकर विषधर था और कैसे भी मुझे डस सकता था। तो और इतना चंचल था कि वो बिजली की फुर्ती से अपने आप को घुमा रहा था, इसलिए उसको मारना तो किसी भी सूरत में संभव नहीं था। तो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन यानी सहारा लेना। दूसरे मार्ग का अवलंबन मतलब क्या नहीं करना है? उसको थोड़ा सा छेड़खानी करके इधर उधर करके चिट्ठियां उठाना है। लेखक का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ चिट्ठी उठाने का था, उसको मारना भी नहीं था और मारने की शक्ति भी नहीं थी उनमें, लेकिन चिट्ठियों को चूंकि सरकाना था, इसलिए उसको थोड़ी सी चिट्ठियों को सरकाने के कारण सांप के साथ थोड़ी सी छेड़खानी जरूर करनी पड़ेगी, ये उन्होंने सोच लिया था और इस मार्ग का सहारा ले लिया था। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। जैसे ही उसके दाईं ओर मैंने चिट्ठी की ओर डंडा घुमाया, सांप का फन पीछे की ओर हो गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि पुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। पुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। जैसे ही उन्होंने डंडा उसके पास किया और चिट्ठी सरकाने की कोशिश की, वैसे ही उसने डंडे पर वार किया, और उसने जैसे ही डंडे पर वार किया कि लेखक को डर लगा और उन्होंने उनके हाथ से डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। मतलब डर के मारे अपन अचानक यदि सांप ऐसा सामने खड़ा है और अपन डंडे से चिट्ठी इधर खसका रहे हैं और सांप ने डंडे पर वार किया तो क्या करेंगे?
डंडा तो छूटेगा ही और अपन भी पीछे खसकेंगे एकदम से, तो बिदक कर वो पीछे खस गई। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है, वह विष था। मतलब डंडे पर जैसे ही उसने वार किया था वैसे ही उसने अपना विष डंडे पर छोड़ दिया था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। शक्ति का सर्टिफिकेट क्या था? विष, जो उसने डंडे पर छोड़ दिया था। मतलब कि एक जरा सी भी, एक क्षण की भी भूल यदि होती या लेखक का पैर ही उधर तक रह जाता, डंडे के साथ यदि उनका पैर रह जाता तो वो बिल्कुल उनके पैर पर वार करता। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। मैं तो उसको मानने ही वाला था ना, मान ही रहा था कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषधर नाग है और ये मुझसे मरने वाला नहीं है। इसलिए मैं उसकी शक्ति का कायल था। कायल यानी उसको मानने वाला, कि मैंने उसकी शक्ति को समझ लिया था, मान लिया था, और मैं उससे हार तो नहीं मानने वाला था, लेकिन मैं उससे सिर्फ बचकर अपनी चिट्ठियां निकालने वाला था, क्योंकि उससे बचना ही सबसे बड़ी जीत थी उनकी। क्योंकि उसे मारने के लिए उन्होंने थोड़ी सी भी शक्ति का प्रदर्शन किया तो समझ लो कि वो कैसे भी उनके पास आकर लिपट सकता था, क्योंकि वहाँ कुएं में सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, तो और जगह भी नहीं थी। इस कारण से दोनों ही आमने सामने थे और सांप भी पूरी तरह से साहस के साथ जुटा हुआ था, क्योंकि अपने बचाव के लिए हर कोई खड़ा होता है, चाहे वो सांप हो चाहे कोई सा भी प्राणी हो, हर कोई अपना बचाव करता है। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें मारी। फूंक फूंक करके उसने डंडे पर 3-4 चोटें कर दी। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। वह डंडा पहली बार इतना अपमानित हुआ था। उसने कितने ही सांपों को मार डाला था, लेकिन पहली बार किसी सांप ने उसको इतना अपमानित किया था। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, या फिर वो डंडा सांप का उपहास कर रहा था, उससे मजाक कर रहा था। उपहास यानी मजाक, या फिर ऐसा लग रहा था मानो सांप के प्रहार से डंडा उसका मजाक उड़ा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा था कि सांप के वार के कारण डंडा अपमानित हो रहा है। उधर ऊपर फूंकूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। अब छोटा भाई ऊपर बेचारा परेशान हो रहा है और बार बार उनके बिदक कर इधर से उधर चलने के कारण, उछलने के कारण, डंडे की आवाज के कारण बड़े भाई को क्या लग रहा है कि सांप ने भाई को डस लिया है और बंधुत्व का नाता फूंकू और धमाके में टूट गया है। और सांप के फूंकू और धमाके से बंधुत्व का नाता टूट गया है, मतलब भाई को कुछ हो गया है। भाई, मेरा भाई किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, या मेरा भाई स्वर्ग सिधार गया है। इस तरह से उनका भाई बार बार सोच रहा था और रोए जा रहा था। छोटा था, उसको समझ नहीं थी, लेकिन भाई का जो प्यार था उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो भाई के को कुछ हो न जाए इस कारण से बहुत दुखी था, और उनकी इन प्रक्रियाओं को देख देख कर ऊपर से डर रहा था, रो रहा था। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। मतलब मेरे मरने के एक विचार के कारण ही, या वो सोच रहा था कि उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था कि मेरे भाई को कुछ हो गया है, और उसके कारण ही वो बहुत दुखी हो रहा था। उसके कोमल हृदय को धक्का लग रहा था। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी थी। उसकी चीख निकल गई। उठने में भाई ने जैसे ऊपर से देखा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी चीख निकल गई ऊपर से। क्योंकि हम जब किसी को चाहते हैं, या कोई हमारा बहुत ही क्लोज रिलेटिव हो या क्लोज रिश्तेदार है, माँ है, पिताजी है, भाई बहन है, तो उनके साथ यदि कुछ भी होता है तो चीख हमारी भी निकल जाती है, क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी तकलीफ में हमको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस कारण से उनके भाई को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा भाई कितना कष्ट सहन कर रहा है, और इस कारण से वो बहुत परेशान हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था, और उसकी चीख निकल गई थी।
छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, उसकी आशंका भी व्यर्थ नहीं थी, बेजा यानी व्यर्थ। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया था, क्योंकि अब उनको और अधिक फुर्ती के साथ उस सांप से लड़ना था। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर से उन लिफाफों को अपने पास सरकाने की कोशिश की, चेष्टा यानी कोशिश। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया, और वो डंडे पे कुंडली लगाने लग गया था। चिपट गया मतलब डंडे के साथ वो घूम रहा था, मतलब डंडे में चिपक गया था पूरी तरह से। झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजल को मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। और उसने क्या किया, डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक ने अपनी ओर को खींच गया और गुंजल को मारता हुआ सांप पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। मतलब उसने जैसे ही डंडे को पकड़ा और गुंजल को मारने लगा, वो वैसे ही उन्होंने झटका देकर उस डंडे से उस सांप को हटाया और वो कुंडली मारकर फिर से बैठ गया। सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया, और इतने में उन्होंने जैसे झटका लगाया तो डंडे के पास हाथ तक उसकी पूंछ आ गई थी और पिछला भाग उनके हाथ को छू गया था। तो वो कितना ठंडा था और उसका जो शरीर था वो कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया और इस तरह से डर के मैंने डंडे को एक तरफ पटक दिया था। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो मैं उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। जब व्यक्ति बचने वाला होता है तो बहुत सारे तरीके उसको दिमाग में आ जाते हैं और जीवन बच जाता है। लेकिन जब वह दैवी कृपा थी और जीवन बचने की जो मेरी कोशिशें थी जीवन को बचाने की, वो शायद से देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। जैसे मैंने डंडे को अपनी ओर खींचा, सांप का और मेरा आसन बदल गया था। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। जैसे ही सांप का मुंह उधर हुआ, मैंने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुने, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। चिट्ठियों को धोती में बांधा और ऊपर खींच लिया गया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। जीत मेरी हो चुकी थी, लेकिन अपना निशान जो डंडा था मेरा वो मैं गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा। फिर मैंने क्या किया, डंडा वापस लेने के लिए मिट्टी उठाई और उसकी ओर फेंकी तो वो क्या करने लगा, उस पर झपटा। तब तक मैंने क्या किया, डंडा उठा लिया और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। तुम बात नहीं करो। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया और उसने क्या किया, जैसे ही मैंने मिट्टी डाली उस तरफ तो वो गया ही, लेकिन जैसे मैंने डंडा उठाने की कोशिश की तो उसने मेरी परछाई पर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते और उतनी ही तेजी से मैंने भी बीच में डंडा अटका दिया ताकि वो मुझ पर वार न कर बैठे। यदि डंडा बीच में नहीं होता तो मेरे पैर पर वो काट लेता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 36 फुट का कुआं था और ऊपर तक चढ़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पहले ही थक चुके थे। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। 15-20 फुट तो मैं आसानी से चढ़ लेता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही, अधिक नहीं। मतलब इससे और कम मेरी हिम्मत है, लेकिन इससे ज्यादा की हिम्मत मेरी नहीं है। परंतु फिर भी मैं ऊपर तक चढ़ा। उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी। मतलब दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसको बोलते हैं धोकनी चल रही थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ा था।
उन्होंने इस तरह से एक एक पैर और एक एक हाथ से ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की और धीरे 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 साहस के बल पर वो ऊपर तक आ गए। अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। यदि मेरे हाथ छूट जाते और मैं वापस कुएं में गिर जाता तो क्या होता, सांप मुझे डस ही लेता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। बार बार उसने चेताया था मुझे कि तुम आ सकते हो ऊपर, आ सकते हो ऊपर। फिर उसने मुझे हिम्मत दी थी और मैं ऊपर चढ़ आया था। और वो किशनपुर का जो लड़का था, उससे मैंने ऊपर चढ़कर ये बात किसी से नहीं बताने की विनती की थी कि नहीं, ये वाली बात तुम किसी को मत बताना कि मैं नीचे कुएं में उतरा था और सांप से मैंने मुठभेड़ की थी, क्योंकि उस समय बहुत डर लगता था। अपने भाई से, अपनी मम्मी से, सबसे डर लगता था। इस कारण से उसको मना कर दिया था कि तुम ये बात किसी से मत कहना। सन 1915 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। मतलब उसके बाद में जब 10th पास हुआ, उसके बाद मैंने ये घटना 1915 में अपनी मम्मी से बताई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डंडे के नीचे छिपा लेती है। सजल नेत्रों से मतलब माँ की आंखें भर आई थी और उन्होंने मुझे अपनी गोदी में इस तरह से बैठा लिया था जैसे चिड़िया अपने पंखों में अपने बच्चों को समेट लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। मतलब राइफल हमारे पास नहीं थी, लेकिन उस डंडे से हमने जो सांप का शिकार किया था वो बहुत ही रोचक और देखने लायक था। और उस उम्र में इस तरह से सांप से भिड़ना बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य था और बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था। और इस साहसपूर्ण कार्य को आज भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। और इस तरह से उन्होंने अपनी स्मृति इस पाठ में पूरी तरह से रोचक रूप से प्रस्तुत की है। इसमें यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो। पाठ गिल्लू का पुनरावृत्ति कल या परसों करवाऊंगी मैं। आज के लिए इतना ही काफी है।